हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? जरा एक दफ़ा मुझे बता दें इफ़ आई एम ऑडिबल, देन हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू जैन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद और मेंबर्स हमारे आ जाएं। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़े या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे मिस हो जाएं। देखिए जी, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है कत्ल, और उसके काइंड्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड इससे डील करता है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में जिसका टाइटल है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। अब बेसिकली ह्यूमन बॉडी से दो ऑफेंसेस रिलेट करते हैं, एक है कत्ल और दूसरा है हर्ट। बट आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो है वो कत्ल है, और उसके काइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब ये टॉपिक जो है बेसिकली एलएलबी के हवाले से अगर हम देखें, या जुडिशियल एग्जाम्स, एडीपीपी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी ना किसी एस्पेक्ट से, कहीं ना कहीं से इसको इसकी प्रीपोजिशंस की सूरत में क्वेश्चंस आते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम एलएलबी के हवाले से बात करें तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि कत्ल क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं। अगर हम एडवांस लेवल पे जाएं, जुडिशरी की बात करें, जुडिशियल इंटरव्यूज की बात करें, या और एग्जाम्स लीगल जो भी जितने हैं उनमें ज्यादातर इससे रिलेटेड जो है प्रीपोजिशंस आती हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक हमारा जो आज का सेंट्रल आइडिया होगा, जो मेन फोकस होगा, वो ये होगा कि हम कत्ल को समझें, उसके काइंड्स को समझें, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, ताकि कल को अगर हमें किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो जुडिशियल एग्जाम्स में आए या एलएलबी में आए, उसको हम इजीली कवर अप कर सकें। देखिए, कंफ्यूजन कहाँ आती है? कंफ्यूजन बेसिकली तब आती है जब ये चीजें हम मिक्स करते हैं, क्योंकि इसके काइंड जो हैं उनमें स्लाइड सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। और कहीं भी कभी भी अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये आया कौन सा काइंड इसमें फॉल कर रहा है। तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि चीजों को सिंपल लेके चलें, और जितना इजी हो सके हम उसको आज समझने की कोशिश करेंगे ये काइंड्स बेसिकली हैं क्या। तो देखिए, ये स्टार्ट होता है सेक्शन 300 से लेके, जो इसका पूरे जो सेक्शंस हैं वो, जिसमें चारों हमारे काइंड जो हैं वो कवर हो जाते हैं। 300 से लेके 325 तक ये ऑलमोस्ट जाते हैं। बट हम जो है वो मेन सिर्फ जो काइंड से रिलेटेड सेक्शंस हैं उनको डील करेंगे, क्योंकि अगर हमने सारे सेक्शंस को किया तो ये लेक्चर जो है वो ये विद इन टाइम फ्रेम हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी सही से क्लियर नहीं होंगे।
अगर हम अच्छे से अपने काइंड और कत्ल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए तो ये बाकी के सेक्शंस को पढ़ना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं। अगर आप एक दफा उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको नो हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो देखें सेक्शन 300 जो है, बेसिकली 4 काइंड्स हैं कत्ल के ना। उनको शुरू करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये यही डेफिनेशंस आगे हमें बार बार सामने नजर आएंगी, तो इनको पहले समझना जरूरी होता है। देखें सेक्शंस जो दी गई हैं वो सेक्शन जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो सेक्शन 299 में दी गई हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो जैसे कि है एडल्ट। अब एडल्ट का क्या मतलब है? एज पर पाकिस्तान पीनल कोड कोई भी ऐसा शख्स जो कि 18 साल का है या उससे ज्यादा उम्र का है तो उसको एडल्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अर्श। अर्श बेसिकली एक किस्म की कॉम्पनसेशन है, बेसिकली एक पनिशमेंट है इन द शेप ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है, जो कि फिक्स्ड होती है। और अर्श मोस्टली इसमें कत्ल में नहीं आती, कत्ल में पनिशमेंट अर्श की सूरत में नहीं होता। अर्श जो है मोस्टली हर्ट में कॉम्पनसेट किया जाता है अर्श की सूरत में। उसके साथ दमन है। दमन जो है वो कोर्ट डिटरमाइन करती है, सारी सिचुएशंस को देख के, सारे सर्कमस्टांसेस को देख के दमन फिक्स करती है, कोर्ट डिटरमाइन करती है अपनी मर्जी से। लेकिन अर्श जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये दोनों हर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो दियत होता है। दियत जो है वो कत्ल के केसेस में एज ए कॉम्पनसेट दिया जाता है। दियत फिक्स होता है और दियत की जो अभी वैल्यू चल रही है वो 30,630 ग्राम है सिल्वर का, जो कि तकरीबन अभी उसको नई जो इसकी वैल्यू है वो बनती है मेरे ख्याल से 80 to 81 लाख रुपीज ना। और अब बात यह है कि जो कत्ल के काइंड्स हैं, बेसिकली 4 काइंड्स हैं, उनमें से कत्ले अम्द को छोड़ के बाकी जितने भी 3 काइंड है उनमें दियत जो है एज अ कॉम्पनसेशन वो मैंडेटरी होता है, हर केस में होता है, वो मिलता है। लेकिन जब हम कत्ले अम्द की बात करते हैं तो उसमें दियत जो है एज अ कॉम्पनसेशन वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है जो कि हमने, क्योंकि इससे इस चैप्टर से पहले पर्टिकुलरली कत्ल से पहले जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं या जो आगे भी हम पढ़ेंगे उसमें हमने ये देखा है कि फाइन इम्पोज होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अर्श, दमन या दियत ऐसी कोई भी बात नहीं की गई कि कोर्ट ने अर्श या दमन इम्पोज किया। हमने जितने भी पीछे सेक्शंस पढ़े, चाहे वो कंस्पायरेसी से रिलेटेड हो और भी बहुत सारे जितने भी, उसमें कोर्ट फाइन इम्पोज कर रही थी। लेकिन जैसे ही हम इस सेक्शन इस चैप्टर में आए हैं तो यहाँ पे कोर्ट दमन दियत अर्श की बातें कर रही है। तो बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है? फाइन कब लगता है, ये चीजें कब लगती हैं, और बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी हम बात करेंगे प्राइवेट ऑफेंस की, जब हम बात करेंगे ऐसा ऑफेंस जो कि अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। अगर हर्ट की बात करेंगे, किसी को हर्ट कर रहे हैं तो उसमें अर्श लगता है, दमन लगता है। कत्ल की बात करेंगे तो उसमें दियत आती है। बट उसके अलावा जितने भी सारे ऑफेंसेस हैं बेसिकली उनमें जो होता है उनमें फाइन कोर्ट इम्पोज करती है, और वो फाइन जो है वो फाइन गवर्नमेंट को जाता है। जितना भी फाइन इम्पोज होता है वो सारा गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। बट जो अर्श दमन दियत ये सारी चीजें हैं ये पर्टिकुलरली जाती हैं विक्टिम को या विक्टिम की फैमिली को। अगर हम दियत की बात करें तो उस मतलब दियत लगता है कत्ल में, और उसमें जब विक्टिम, जाहिर सी बात है, उसकी डेथ होगी तो उसकी फैमिली को दियत दी जाती है एज अ कॉम्पनसेशन, ठीक है। मिनिमम उसकी वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दी, आगे कितनी भी हो सकती है वो कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेम अर्श दियत, अगर अर्श या दमन अगर किसी को आप हर्ट कर रहे हो तो एज अ कॉम्पनसेशन देते हैं। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस था। अब उसके आगे एक वर्ड आता है फसाद फिल अर्ज। देखिए, फसाद फिल अर्ज की अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं तो उसका मकसद है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जिससे आप अपनी दहशत फैलाना चाहते हो। एक होता है ना कि भाई एक इस तरीके से लोगों को मार रहा है कि उस बंदे का खौफ पैदा हो गया है, समझ रहे हैं?
तो वो फसादे फिल अर्ज में आता है। अब फॉर सपोज देखें, एक बंदा है, उसने किसी को मार दिया, नॉर्मल वो ये है कि कत्ल में आता है, वो कत्ले अम्द हो गया। लेकिन अगर वो इतना ब्रूटल तरीके से किसी को मार रहा है, इतना अजियतनाक तरीके से किसी को मार रहा है, इतनी शदीद उसको तशद्दुद करके मार रहा है, तो वो फसाद फिल अर्ज में आता है। ठीक है। अब फसाद फिल अर्ज में भी बेसिकली मारना ही हुआ, कत्ले अम्द में भी बेसिकली मारना ही हुआ, तो ये यहाँ पे अलग से इसकी डेफिनेशन क्यों दी गई है, या क्या डिफरेंस बनता है? बेसिकली देखें, जितने भी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी हैं, ये सारे हर्ट, कत्ल, ये बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, इनमें कंप्रोमाइज किया जा सकता है, अगर पार्टीज चाहें तो इनमें कंप्रोमाइज कर सकती है। बट अगर ये चीज प्रूव हो गई कि एक बंदे ने फसाद फिल अर्ज एक बंदे को इस तरीके से मारा है कि वो फसाद फिल अर्ज की कैटेगरी में आता है, इतना ब्रूटल तरीके से मारा है कि वो अपनी दहशत फैलाना चाह रहा था, तो फसाद फिल अर्ज की जब वो कैटेगरी में आएगा, तो वो असल बात डिफरेंशिएट करने की ये है कि यहाँ पे ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी वजह से इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब उसके बाद लास्ट दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आता है इकराह ताम, और एक आता है इकराह नाकिस। अब इकराह का क्या मतलब है? देखिए, इकराह का मतलब होता है किसी को प्रेशर में डालना, किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाना। अब इकराह ताम का बेसिक मतलब ये है कि आप किसी को कंप्लीट प्रेशर में रख के उससे कोई, उसकी मजबूरी में उससे कोई काम करवा। फॉर सपोज कैसा प्रेशर, जो कि इसमें डिफाइन किया गया है, अगर आपको कोई आपको मारने की धमकी दे, इकराए ताम में आता है कि भाई अगर आप ये मेरा काम नहीं करोगे, फलां बंदे को नहीं मारोगे, तो मैं आपको मार दूंगा, ये इकराए ताम में आता है। अगर कोई आपकी वाइफ को मारने की धमकी दे कि उसको मैं मार दूंगा, ठीक है, या अगर आपकी कोई ब्लड रिलेशनशिप में जो भी आपके आते हैं उनको मारने की कोई धमकी दे कि आप फलां बंदे को जाके मारें, अदरवाइज मैं आपकी फैमिली को मार दूंगा, आपको मार दूंगा, आपकी वाइफ को मार दूंगा, ये सारी चीजें इकराए ताम में आती हैं। अब इकराह ताम में आके अगर इस प्रेशर में आके कोई किसी को कत्ल करता है, तो उसकी पनिशमेंट कम होती है। जो प्रेशर में रखता है, जो फोर्स करता है, उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलती है। सेम इसी तरीके से अगर हम इकराह नाकिस की बात करें, तो ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, इनको छोड़ के अगर कोई और आपको थ्रेट है, तो वो इकराह नाकिस में आता है। इसमें आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलती है जो कि मारता है, और जो कि फोर्स करता है उसको पनिशमेंट कम मिलती है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि देखें, हमने पीछे आई एज्यूम कि आपने पढ़ा होगा, जनरल एक्सेप्शंस हमने पढ़ी हैं, प्राइवेट डिफेंस पढ़ा है, कि अगर अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले रहे हो, या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आप किसी की जान ले रहे हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है, ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो इकराए ताम भी तो सेम उस तरीके का है, अपनी जान बचाने के लिए वो किसी की जान ले रहा है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस क्यों बन रहा है? आप में से कोई बता सकता है, इफ एनीवन? अदरवाइज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस ऐसे ही बनती हैं। अगर किसी को पता है तो बता दे, अदरवाइज कोई इशू नहीं, मैं बता दूं। क्वेश्चन ये है कि जब हमने पहले पढ़ा है, जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ा है या प्राइवेट डिफेंस में पढ़ा है, कि अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी की आप जान ले रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी की जान ले रहे हो, तो वो ऑफेंस नहीं होता। बट यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, इकराए ताम में अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है कि आप जाके इस बंदे को मारो, अदरवाइज मैं आपको मार दूंगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार रहा है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस क्यों हो रहा है? सर मेरे ख्याल से कि जो एक्सेप्शन है वहाँ पे वो बंदा मौजूद होता है, और जो इकरार ताम है वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें उकसा रहा है कि आप ये करें, सिचुएशन में डाल रहा है, वो हमारे पास मौजूद हो कि हम उसे कत्ल करें या क्या, कि इसीलिए ये भी फर्क हो सकता है सर, मेरे ख्याल से। किसी हद तक कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट आई अप्रिशिएट कि आपने आंसर किया, आपने अ, बताया जितना आपको समझ थी आपकी। बट इसका एक्चुअल जो आंसर है ना, वो ये है कि देखें, अब इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ।
कि अगर ए जो है वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि मैं आपको मारूं, अदरवाइज वो मुझे मार देगा, ठीक है। तो अब प्राइवेट डिफेंस और इकराह ताम कब फॉल होगा, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप फॉर सपोज मुझे प्रेशर कर रही हैं, मुझे इकराह ताम में रख रही हैं कि मैं जाके फलां बंदे को मारूं, अदरवाइज आप मुझे मार देंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको मार दिया, समझ रही मेरी बात। तो ये प्राइवेट डिफेंस आ गया। बेसिकली प्राइवेट डिफेंस तब आता है जब आपको कोई थ्रेट कर रहा है, जब आपको कोई मार रहा है, उसको डायरेक्ट जाके आप मारेंगे तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है। बट आपके कहने पे मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके मार रहा हूं, जिससे मुझे कोई थ्रेट नहीं है, ना कोई उसने मुझे कोई मारने की धमकी दी है, और जाके मैं उसको मार रहा हूं, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। प्राइवेट डिफेंस बेसिकली तब अराइज होता है जब अगले बंदे से मुझे थ्रेट हो कि ये मुझे मार देगा, अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। तो वो थ्रेट तो मुझे आपसे है ना, मुझे उस बंदे से थोड़ी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे आप मुझे थ्रेट कर रही है, मैं आपको मार दूं, तो ये प्राइवेट डिफेंस में आ गया। लेकिन आपने मुझे थ्रेट किया, आपके कहने पे मैंने जाके किसी थर्ड पर्सन को मार दिया, तो ये इकरार ताम में आता है, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। प्राइवेट डिफेंस तब अराइज होगा जब मैं आपको मार दूं। जो मुझे थ्रेट करेगा, जो किसी को भी थ्रेट करेगा, अगर उसी थ्रेट करने वाले को अगर आप मारोगे, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है। ये छोटा सा डिफरेंस था। खैर आगे चलते हैं। ये सारी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट थी इनको हमने देख लिया। अब उसके बाद आगे जो है सेक्शन 300 बेसिकली जो कत्ल है और उसकी काइंड्स है, उसकी थोड़ी सी स्कीम इस तरीके से सेट की गई है कि कुछ पहले के सेक्शंस जो हैं वो डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं, उस काइंड को डिफाइन करते हैं। आगे फिर उसकी पनिशमेंट्स आती हैं। अब आपने कोर्ट्स में, अगर आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसने जरूर सुना होगा 302 का केस चल रहा है। तो बेसिकली 302 मर्डर का केस होता है, कत्ले अम्द का केस होता है, और वो उसकी 302 जो है वो पनिशमेंट का सेक्शन है, ठीक है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है वो पहले दी गई, सेक्शन 300 में दी गई। बेसिक 4 काइंड्स होते हैं कत्ल के। कत्ले अम्द पहला, ठीक है। दूसरा है कत्ले शबी अम्द, तीसरा है कत्ले खता, चौथा है कत्ले बिस्सबब, ठीक है। ये 4 काइंड्स हैं जो कि हमने आज समझने हैं। अगर हम इनके सिर्फ इसेंशियल पॉइंट्स को समझ लिया, इंग्रेडिएंट्स जो इनके हैं वो हमने समझ लिए, तो हमें डिफरेंशिएट करने में कोई मसला नहीं आएगा। कल को कोई भी प्रीपोजिशन आ गई, हमने इजीली उसको कवर अप कर लेना है, ठीक है। अब पहले हम कत्ले अम्द को समझने की कोशिश करते हैं। हम 1 बाय 1 सेक्शन नहीं चलेंगे, इतना टाइम भी नहीं है, और उसमें चीजें जो है ना बहुत सारी मिक्सअप हो जाती हैं। हम जो मेन चीजें हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। देखिए सेक्शन 300 बेसिक डिफाइन करता है कत्ले अम्द को। उसमें 2 चीजें आपने मेन याद रखनी है। वो आपको बता देगी अगर किसी भी केस में ये 2 चीजें फॉल कर रही हैं तो वो कत्ले अम्द है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज क्या है, अगर कोई बंदा विलफुली, कत्ले अम्द का मतलब क्या है, बेसिक मतलब है कि किसी को विलफुली कत्ल करना। अम्द मतलब विलफुल। देखें, अगर किसी को इंटेंशनली आप कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, तो वो कत्ले अम्द में आता है। बेसिक चीज है, पहला 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 एसेंशियल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जो है किसी को मारना नहीं चाहते, बट आप उसको हर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब हर्ट करने के लिए जो आपने मोड ऑफ एक्ट फॉलो किया है ना, जो आपने जो एक्ट किया है उसको हर्ट करने के लिए, वो ऐसा है, वो लाइकली टू कॉज डेथ है। अब उससे आमतौर पे, उस काम से आमतौर पे आदमी मर जाता है। अब फॉर सपोज, पहला तो सिंपल था कि भाई मेरी इंटेंशन है आपको मारने की, मैंने आपको मार दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब दूसरी जो सिचुएशन है, जो दूसरा एसेंशियल पॉइंट उसका ये है कत्ले अम्द को आइडेंटिफाई करने का, कि अगर एक बंदा है उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, मेरी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, मेरी इंटेंशन है कि बस उसको मैं हर्ट करूं, उसका मैं हाथ तोड़ दूं, मैं उसका पैर तोड़ दूं, ठीक है। बट मैंने जो एक्ट किया उसको हर्ट करने के लिए, वो ऐसा एक्ट है जिससे आमतौर पे आदमी मर जाता है ना, तो ये भी कत्ले अम्द में आता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये है कि फॉर सपोज आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं किसी को पुश करूं, किसी को धक्का दूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेगा, चोट लगेगी, हाथ में चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगी, कहीं भी चोट लगेगी, लेकिन मरेगा नहीं, ठीक है। 99% यही चांसेस है, मरेगा नहीं।
अब वही चीज अगर फॉर सपोज में 8th फ्लोर से करो, एक बंदा अगर छत पे खड़ा हुआ है, 8वें फ्लोर की मंजिल पे खड़ा हुआ है, वो मंजिल पे, तो अगर मैं वहां से उसको पुश करूं तो जाहिर सी बात है एक पागल भी बताएगा कि भाई ये मर जाएगा। तो मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको हर्ट करने की, लेकिन जो मेरा एक्ट था अब 8वें फ्लोर से उसको पुश करने का, वो ऐसा था कि जिसमें 99% लोग मर जाते हैं, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ है। तो ये भी आएगा कत्ले अम्द में। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, कत्ले अम्द का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कत्ले अम्द में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब ये सेक्शन 300 था। अब सेक्शन 300 के बाद सेक्शन 301 सेक्शन आता है, वो भी कत्ले अम्द को डिफाइन करता है। बेसिकली कत्ले अम्द को सेक्शन 300 302, अब 3 एसेंशियल पॉइंट्स हैं बेसिक। 2 मैंने आपको बता दिए सेक्शन 300 में, 301 में। अब तीसरी एसेंशियल पॉइंट है सेक्शन 301, ये कहता है कि फॉर सपोज मैं जो हूं, मेरी इंटेंशन है ए को मारने की, मैं गया उसको मारने के लिए, मैं सामने उसके खड़ा हुआ, मैंने फायर किया। अब हुआ क्या कि जब मैंने फायर किया तो गोली ए को नहीं लगी, गोली लग गई बी को। तो 301 ये कहता है कि जब आप किसी एक को मारने जाओ और मर कोई दूसरा जाए, तो वो भी कत्ले अम्द समझा जाता है, क्योंकि बेसिक जो आपकी इंटेंशन थी वो तो मारने की थी। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए मरा या बी मरा, आपने मारा तो सही, आपकी इंटेंशन थी, विलफुल एक्ट था, तो कत्ले अम्द हुआ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कत्ले अम्द का। इससे हमारा एक काइंड जो है वो हमारा क्लियर होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 315 आता है, जिसमें कत्ले शबे अम्द डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब कत्ले शबी अम्द का क्या मतलब है? कत्ले शबी अम्द का मतलब है कि कत्ले अम्द जैसा, कत्ले अम्द नहीं बट उसके जैसा कत्ल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा जो है, इसके जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको सेक्शन 300 और 301 कत्ले अम्द के एसेंशियल पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब 315 कत्ले शबी अम्द की मैं आपको एसेंशियल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, इसमें ये होता है कि एक बंदा है, उसकी इंटेंशन नहीं है आपको मारने की, उसकी इंटेंशन जो है वो आपको जस्ट हर्ट करने की है, और आपको जो है हर्ट करने के लिए उसने एक्ट भी ऐसा किया जो कि जिससे आमतौर पे आदमी हर्ट होता है, जिस मतलब नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैंने अगर किसी को हर्ट करने के लिए उसको जाके स्टिक मारी, ठीक है, और वो बंदा मर गया, तो आमतौर पे एक बंदा एक लाठी से मरता तो नहीं है। अगर मैंने जोर से जाके उसको पीठ पे लाठी मारी या पेट में मारी, तो उससे वो आमतौर पे बंदा मरेगा तो नहीं ना, बट यहाँ पे वो बंदा मर गया। तो अब ये किस कैटेगरी में आता है? अब ये आता है सेक्शन 315 में आता है। यहाँ पे मेरी इंटेंशन आपको जस्ट हार्म करने की थी। वहां पे इंटेंशन क्या थी? वहां पे इंटेंशन मेरी थी कत्ले अम्द में आपको मारने की या आपको हर्ट करने की। लेकिन हर्ट के लिए मैंने जो एक्ट किया, जो मोड मैंने फॉलो किया, वो ऐसा है कि जिससे आमतौर पे आदमी मर जाता है। सेक्शन 315 क्या कहता है? कत्ले शबी अम्द क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैंने आपको मारना नहीं था, मैंने जस्ट आपको हर्ट करना था। उसके लिए मैंने मोड भी ऐसा फॉलो किया जिससे आमतौर पे आदमी हर्ट होता है, मरता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंदा मर गया। तो ये कत्ले अम्द में नहीं आएगा, कत्ले शबी अम्द में आएगा, ठीक है। कत्ले अम्द जैसा कत्ल, इसको इस तरीके से समझें। अब इसमें बेसिकली आप देखें, इसको डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसमें नंबर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से जो है आप फाइंड आउट करेंगे कि कत्ले अम्द में फॉल कर रहा है, कत्ले शबी अम्द में फॉल कर रहा है।
देखें, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे ये कहना है कि अगर फॉर सपोज एक बंदा है वो किसी पर्सन के वाइटल पार्ट्स पे उसको मार रहा है, तो उससे ये साबित होता है कि वो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसकी इंटेंशन है उसको जान से मारने की। फॉर सपोज मैं अगर किसी को उसकी उसके छाती पे जाके गोली मारूं, दिल के पास मारूं या सर पे गोली मारूं, और मैं कहूं कि मेरी इंटेंशन इसको मारने की नहीं थी और ये मर गया, ठीक है। आमतौर पे देखें क्या होगा, अगर आप हाथ पे गोली मारो, टांग पे गोली मारो, तो उससे बंदा मरता नहीं है, ठीक है, हर्ट होता है, इंजरी होती है, मरता नहीं है। बट अगर आप किसी के वाइटल पार्ट पे मारो या रिपीटेडली उसको मारो, इतना मारो कि वो मर जाए, तो वो फिर कत्ले अम्द में फॉल करता है, ठीक है। तो वाइटल पार्ट्स और नॉन वाइटल पार्ट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या थी। आया ये कत्ले शबी अम्द में आता है, आया ये कत्ले अम्द में आता है, ठीक है। अब कत्ले शबी अम्द में उसकी जो पनिशमेंट है, मैंने आपको बताया था कि कत्ले जितने भी कत्ले अम्द को छोड़ के बाकी जितने भी 3 कत्ल आते हैं, उनमें दियत तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, दियत आएगी। दियत के साथ साथ उसको 25 साल की सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 316 में उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है। उसके बाद आगे आता है सेक्शन, यहां तक आपको दोनों काइंड्स क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, उसके बाद आगे हम आगे चलें। जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको इजी करके इसको समझाने की कोशिश की है। कत्ले अम्द हमारा हो गया, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें सेक्शन 300 एंड 301 में डिफाइन की है। आगे कत्ले शबी अम्द सेक्शन 315 में डिफाइन किया गया है, उसकी पनिशमेंट 316 में। दियत, ठीक है, मिनिमम दियत वैल्यू कितनी होती है? 30,630 ग्राम सिल्वर का। और जितना मतलब मिनिमम, आप पैसों में बताऊं, मैं आपको रुपीज में बताऊं, तो तकरीबन 80 to 81 लेक्स बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसके साथ पनिशमेंट भी हो सकती है जो कि 25 साल तक जा सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आगे सेक्शन इसका जो आता है, सेक्शन 318 आता है, जिसमें कत्ले खता को डिफाइन किया गया है। अब देखें, हमने जो पीछे 2 काइंड्स पढ़े, उनमें हमने देखा कि जो ऑफेंस करने वाला है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंशन रहती है। आया वो या तो हर्ट करना चाह रहा है या वो आपको मारना चाह रहा है। कत्ले अम्द में भी ऐसा था, कत्ले शबी अम्द में था कि आपको वो हर्ट कर रहा है, अम्द में ये है कि या तो वो आपको मार रहा है या आपको हर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ इसकी बेसिक कहने का मकसद ये कि इंटेंशन थी। बट जब हम बात करेंगे कत्ले खता की, तो इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाली है उसमें ये है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको मारने की, मैं आपको जानता तक नहीं, ना मेरी कोई आपके साथ दुश्मनी है, ना मैंने ऐसा कोई सोचा है कि भाई मैं किसी को हर्ट करूं या मैं किसी को मारूं। बट होता क्या है, बाय मिस्टेक मैं आपको मार देता हूं, ठीक है, तो ये कत्ले खता में आता है। अब बाय मिस्टेक से मतलब मुराद ये है कि 2 किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर आएंगी तो वो कत्ले खता में आएगा, दोनों में से कोई भी चीज। अब देखें, फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट में आपको समझा दूं। देखें, मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या होता है? बेसिकली मिस्टेक ऑफ एक्ट ये चीज है कि अगर फॉर सपोज मैं हंटिंग के लिए गया हूं, मैं एक जंगल में देखता हूं कि एक भागता हुआ हिरन जो है ना, डियर जो है वो जा रहा है, तो मैं उसको शूट करने की कोशिश करता हूं। जब मैंने उसको शूट करने की कोशिश की, तो वो उसको मिस होके जाके किसी उसके पीछे जो एक बंदा खड़ा हुआ था उसको जाके लगी और वो मर गया। ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है, जो मैंने एक्ट किया मिस्टेकनली। मैं मारना डियर को चाह रहा था, मर गया बंदा, तो मिस्टेक ऑफ एक्ट है। और ये किस में आता है? कत्ले खता में आता है, ठीक है। कत्ले खता में इसकी पनिशमेंट होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये चीज है कि फॉर सपोज मैं किसी जंगल में हूँ, रात का टाइम है, अंधेरा है, ठीक है, और एक चीज जो है, एक कोई कोई भी जानवर जो है, मुझे ऐसा लगा कि कोई खतरनाक जानवर, जानलेवा जानवर जो है मेरी तरफ आ रहा है,
ठीक है। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने फायर कर दिया। तो जब मैंने फायर किया वो मर गया। मारने के बाद जब मुझे पता चला कि वो कोई जानवर नहीं था, वो तो इंसान था। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया कि मुझे ये लगा कि ये कोई खतरनाक जानवर है, बट वो इंसान था। तो आप, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। आपको गलत फहमी हुई, या आपको ये लगा कि भाई ये कुछ और है, वहां पे मिस्टेक ऑफ एक्ट था। अब इन दोनों चीजों में आपकी आपसे गलती हुई है, खता हुई है, तो ये कत्ले खता में आता है। अब इसकी पनिशमेंट जो है वो 319 और 320 में डिफाइन की गई है। ठीक है। कत्ले खता में सिर्फ दियत की एज ए कॉम्पनसेशन दी जाती है, लेकिन अगर इसमें आपका कोई निग्लिजेंट एक्ट भी प्रूव हो जाए कि भाई आपने ये चीज करने में, अगर आप कोई हंटिंग कर रहे थे तो वहां पे कोई आपने निग्लिजेंस भी की है, ठीक है, आपने पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस आपने फॉलो नहीं किए, तो निग्लिजेंट एक्ट भी अगर उसमें एड हो जाता है, तो आपको 5 साल की इम्प्रिजमेंट साथ में दियत एज ए कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी मारने वाले की फैमिली को। बट सिर्फ अगर आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ एक्ट है, तो आपको सिर्फ दियत देनी पड़ेगी। ठीक है। ये 319 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। 320 रेश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में बताता है, जो जो कि इसी में कत्ले खता में फॉल करता है, इसी कैटेगरी में है। 320 में बेसिक 320 ये कहता है कि अगर कोई बंदा रेश और निग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, उसकी वजह से अगर कोई बंदा मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कत्ले खता में आता है, और उसमें उसको दियत एज ए कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है और 10 साल की इम्प्रिजमेंट होती है। अब आम तौर पे हम क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं कि अगर गाड़ी तेज चलानी है, तेज कोई चलाते हैं, तो वो निग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी अब जजमेंट्स ऐसी हैं कि जो कहती है कि गाड़ी तेज चलाना निग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब इतनी मॉडर्न गाड़ियां आ गई हैं कि आप विद इन अ सेकेंड जो है, कितनी भी आप स्पीड में हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी को रोक सकते हो। ठीक है। तो वो चीज अब चेंज हो गई है। बट निग्लिजेंट ड्राइविंग में ये है कि देखें, अब पहले हमने पीछे पढ़ा कि जब हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो जो है उस वो एज ऑफेंस उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई निग्लिजेंट अगर कोई ड्राइव कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसको सजा मिलेगी एज पर सेक्शन 320, उसको दियत या 10 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, दोनों। तो डिफरेंस क्या है देखें। अगर आप अपनी प्रिकॉशंस पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, आप सही तरीके से अपनी साइड से जा रहे हैं, आप आपकी तरफ से कोई भी, आप ड्रंक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, अगर बीच में अचानक से कोई बंदा आके रोड पे जो है रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। बट अगर आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे, आप जो है ना कोई सीट बेल्ट लगा हुआ है, आप बिल्कुल अब एक गलियों में से आप फुल स्पीड में गाड़ी लेके हुए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, आना है जाना है, आप सिग्नल तोड़ के अगर कोई जो है गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आता है। अगर वहां पे कोई मर गया, तो वो कत्ले खता उसको समझा जाएगा, और उसमें जो पनिशमेंट होगी वो होगी दियत, और उसके साथ साथ 10 साल की इम्प्रिजमेंट। ठीक है। अब हमारे तीन जो है वो काइंड हमने कवर कर लिए। ठीक है। एक कत्ले अम्द हो गया, कत्ले शबी अम्द हो गया, कत्ले खता हो गया। इसके बाद जो आता है, एक मिनट, शायद लाइट। बहरहाल मेरी आवाज आपको आ रही होगी शायद कि
आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी जी। अच्छा, तो हमने तीन काइंड्स को कर लिए, ठीक है। हमने कत्ले अम्द पढ़ा, कत्ले शबी अम्द पढ़ा, कत्ले खता पढ़ा, ठीक है सर। उसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कत्ल बिस्सबब पढ़ने वाले हैं। वैसे अब इसमें क्या है, ये काफी सिमिलर है कत्ले खता से, बट स्लाइट डिफरेंस है इसमें। इसमें यह है कि अगर किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, इसमें भी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, ठीक है, ना किसी को हर्ट करने की, बट आपके किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से या आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो वो कत्ले बेसबब में आता है। फॉर सपोज कि अगर कोई बंदा जो है जैसे अक्सर अक्सर तौर पे देखा जाता है बारिशों में कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो किसी गटर जो है उसका ढक्कन खुला हुआ था, उसमें गिर गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, ये कत्ले बेसबब में आता है। अगर कोई बंदा जो है वो रॉन्गफुली अपने गली में, रोड पे कहीं भी डिगिंग करता है अपने किसी भी काम की वजह से, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से फिर वो फिट नहीं करता, सही नहीं करता, ठीक है, और उसमें गिर के अगर किसी की डेथ होती है, तो वो सारी चीजें भी कत्ले बिस्सबब में आते हैं। बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, समझने की बात क्या है, कि छोटी सी ये बात है कि अगर कोई बंदा किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से या किसी के रॉन्ग अनलॉफुल एक्ट की वजह से उसकी डेथ कॉज होती है, तो वो कत्ले बिस्सबब में आता है, ठीक है। और कत्ले बिस्सबब सिर्फ एक वाहिद ऐसा सेक्शन है, कत्ल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दियत एज कॉम्पनसेशन जो है वो दी जाती है। इसमें कोई और पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रिजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी कत्ले अम जो है, कत्ले शबी अम जो है, उसमें दियत और इम्प्रिजमेंट दोनों है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कत्ले खता है उसमें दियत, खाली दियत है, बट अगर हम निग्लिजेंट, अगर हम उसमें प्रूव कर देते हैं कि इसकी निग्लिजेंट एक्ट था या निग्लिजेंट ड्राइविंग, रेस ड्राइविंग आती है, तो उसमें फिर इम्प्रिजमेंट इन एडिशन हो जाता है। बाकी रहता जो है वो कत्ले अम्द की पनिशमेंट्स रहती हैं, और उसके कुछ सेक्शंस रहते हैं जो कि मैं आज के इस सेक्शन में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम उनको भी समझने की कोशिश करते या हम वन बाय वन लेके चलते, तो फिर बाकी के हमारे जो टॉपिक थे, जो काइंड्स थे, उनको हम अच्छे तरीके से कवर अप नहीं कर पाते ना। तो अब बेसिक मैंने सिर्फ और सिर्फ छोड़ा क्या है, कत्ले अम्द की पनिशमेंट्स को छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक सेक्शन में उसकी पनिशमेंट नहीं है, 302 में पनिशमेंट है, उसके आगे पनिशमेंट्स हैं। उसके बाद फिर आता है कि किसास कब लायबल होगा, किसास कब जो है इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और किसास को कब फोर्स करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझने के लिए एक प्रॉपर अलग से लेक्चर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर लेक्चर आपको इस पे बना के दूं, ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। बट यहाँ तक जितना मैंने कोशिश की कि आपको एक सिंपल और जनरल वे में लेके चलूं और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करूं। आई होप कि आपको चारों काइंड्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। और इसी में से ही ज्यादातर प्रीपोजिशंस बनती हैं। अब जैसे फॉर सपोज अगर मैं आपको एक प्रीपोजिशन दूं कि फॉर सपोज आप में से सारे जितने भी हमारे दोस्त जो आज हम जिन्होंने ज्वाइन किया है मूवीज वगैरह देखते होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक मूवी है फॉर सपोज जिसमें एक विलन जो है किसी को गोली मारता है, शूट करता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि उसको बचाने के लिए कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा बंदा जो है बीच में आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। तो आप मुझे बताएं कि ये किस काइंड में फॉल करता है? कत्ले अम्द हुआ, कत्ले शबी अम्द हुआ, कत्ले खता हुआ, क्या हुआ? क्योंकि जनरल या जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि इसी तरीके से प्रीपोजिशंस आती हैं ज्यादातर। उनमें फिर हमने एज ए जज जो है आंसर करना होता है। हमने दोनों चीजों के, अगर वो पूछ रहा है कि भाई ये कत्ले अम्द है या कत्ले खता है, तो दोनों चीजों को हमने डिफाइन करके साथ में चलना होता है, और उसके बाद हमने इंक्लाइन करना होता है कि भाई ये इस चीज में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये कत्ले अम्द है या कत्ले खता है, तो आप क्या मुझसे एग्री करेंगे कि ये कत्ले खता है या कत्ले अम्द है? कोई भी आप आंसर करें कि किस में आता है ये। काफी सारे दोस्त 301 कह रहे हैं।
एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कत्ले खता कहा है। एनीवन एल्स? अच्छा, मुझे बताएंगे कि जिसको कत्ले अम्द लग रहा है तो उसको कत्ले अम्द क्यों लग रहा है? मैं भी कत्ले खता हो, क्योंकि हमने कत्ले खता में भी तो ऐसे ही पढ़ा कि भाई मैं, वो मार रहा था डियर को, मर गया एक बंदा जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ पे भी ऐसा ही है, वो मार ए को रहा था, मर गया बी। आप इसको मोनली जरा एक्सप्लेन करेंगे, कत्ले अम्द क्यों है, कत्ले खता क्यों नहीं है? एक मैडम का आंसर है कि वो पर्सन को कॉज कर रहा था डेथ, बट वो मतलब एनिमल को नहीं कर रहा था, तो सही है। नहीं, शबी हम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि आयशा ने जैसे कहा कि उसकी जो बेसिक इंटेंशन थी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उसकी इंटेंशन है मारने की। 301 क्या कहता है कि अगर आपकी इंटेंशन है किसी को मारने की, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता आप ए को जाके मारो या बी मर गया या ए मर गया या सी मर गया। बेसिक आपकी इंटेंशन है किसी पर्सन को मारने की, और आपने उसको मार दिया। तो अब वो मरे या बी मरे या सी मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कत्ले अम्द में फॉल करता है, ठीक है। और कत्ले खता में इसलिए ये नहीं आ रहा क्योंकि कत्ले खता में आपकी कोई इंटेंशन नहीं है मारने की। यहाँ पे मैंने आपको प्रीपोजिशन में क्या दिया, क्योंकि मैंने इसी वजह से आपको इतना स्लो स्लो करके समझाया कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को दिमाग में रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि मेरी इंटेंशन है, एक मूवी है उसमें एक विलन है, उसकी इंटेंशन है जाके ए को मारने की, और उसने जाके ए की जगह उसने फायर भी किया ए को मारने के लिए, एक भी किया, बट वो लगा जाके बी को, और बी मर गया। कत्ले खता में क्या होता है, कत्ले खता में कभी भी मारने की किसी की इंटेंशन होती ही नहीं है, ना किसी को हर्ट करने की इंटेंशन होती है, ना मारने की इंटेंशन होती है। तो ये डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं नहीं, शबी हम तो बिल्कुल भी नहीं होगा शाहजेब। शबी तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसमें आपने कभी इंटेंट किया ही नहीं होता है किसी को कत्ल करने का। आपकी इंटेंशन शुरू से ये रहती है कि आप उसको हर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है, वो एक अलग बात है, बट आपने उसको सिर्फ आपने हर्ट करने का सोचा था, आपकी इंटेंशन मारने की नहीं थी। तो खैर, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जरूर। कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ हम किसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसी की जो चीजें रहती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो है वो कवर करूं। कत्ले अम की जो बाकी सारी चीजें हैं, जो उसके सेक्शंस आते हैं, किसास से रिलेटेड आते हैं, इकराए ताम, वली, ये सारी चीजें उनको कवर करेंगे। लेकिन आई गेस कि इतनी इम्पोर्टेंट चीजें वो नहीं है जितना काइंड्स को समझना और उनकी जो है प्रीपोजिशंस को समझना था। वो इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मेरे हैं टॉपिक्स हैं, मैं फिर 191 ये सारे मैं कवर करूंगा। फिर आपको इस पे मैं लेक्चर्स दूंगा तो आप वो सुन लीजिएगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अदरवाइज हम आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, अजहर लाहौर, अजहर लाहौर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ सर।